हाँ जी, तो क्लास के लास्ट के 15 मिनट 10 मिनट में आपको मैं टेस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, सबके आंसर बोर्ड पे लिख दूंगा कि ये आंसर है। आप घर जाना एक बार उसको देख लेना। पहली बात तो 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, कहीं ना कहीं सॉल्व करा रखें। फिर भी ना हो तो अगली क्लास में शुरू के 10 मिनट में मैं आपसे पूछ लूँगा, या आप मुझसे याद दिला देना कि सर डाउट लेने हैं, तो पेपर में जो भी डाउट आपके होंगे वो आप पूछ लीजिएगा। सही है, चलिए फिलहाल आज हम चैप्टर ख़त्म करते हैं। मोशन इन अ प्लेन में हम लोगों ने लास्ट में जाते जाते प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ लिया था। अब इस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक और रहता है विच इज सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन को पढ़ते हैं और फिर आज हम कुछ सवाल भी लेके आए हैं, उनको भी बनाते हैं। ठीक है, चलिए बेटा बातें बंद करेंगे, रिक्वेस्ट है प्लीज। देखो कितने प्यार से बोल रहा हूँ बेटा, है ना, कितने प्यार से बोल रहा हूँ। इतने प्यार से तो अपनी बीवी से बात नहीं करता मैं। 4 बार बोला ना, बात मत करो यार। 11th के बच्चे के पास इतना टाइम तो होना नहीं चाहिए। आप लोगों को आते तो पहले तो रिवाइज करना चाहिए। मैं देखो किताबें विताबें सब बंद रहती हैं, इतने रिलैक्स रहते हो कि जीवन में कुछ है ही नहीं जैसे पढ़ने को। एकदम शांत रहो, पढ़ो अपना आके, पिछला रिवाइज करो, क्वेश्चन करने में हेल्प करो। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो सर्कुलर मोशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सर्कुलर मोशन क्या होता है सबको पता है। जब भी एक ऑब्जेक्ट किस में घूम रहा होगा, सर्कुलर पाथ में, एक फिक्स रेडियस के आसपास, उसे क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहली बात तो देयर इज कौन सी फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कहां पे लगती है हमेशा, सेंटर की तरफ, जिसका फॉर्मूला क्या रहता है, mv²/r। क्या रहता है, और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स होगी तो ऑब्वियस सी बात है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा। अरे बोलो, सेंट्रीपिटल अगर फोर्स होगी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v²/r होता है। फिर इस चैप्टर में हमारे पास एक नई चीज आई थी जिसको हमने बोला था एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोला था, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, ओमेगा से। लीनियर वेलोसिटी का मतलब होता था डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, कितना एंगल उसने चला पर यूनिट टाइम। इसकी एसआई यूनिट क्या होती थी, रेडियन पर सेकेंड। क्या होती थी, ऑब्वियस सी बात है, ओमेगा अगर θ/t है तो d ओमेगा d θ/dt हो जाएगा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं। जैसे एंगुलर वेलोसिटी आया था, ऐसे ही हमारे पास क्या भी आया था, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या आया था, अच्छा लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता था भाई, लीनियर एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते थे, ये क्या होगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम हो जाएगा, जिसको मैं d ओमेगा/dt। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती थी, ऊपर ओमेगा है तो रेडियन पर सेकेंड, तो अपने आप में नीचे 1 सेकेंड और है तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाती है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है और लीनियर वेलोसिटी होती है, इनमें आपस में क्या होते हैं, कुछ रिलेशंस होते हैं। जैसे v = r ओमेगा और a = r अल्फा। ये सॉरी a = r अल्फा। ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशन हैं जो कि इस चैप्टर में आते हैं। एक क्या है, v = r ओमेगा, और एक कौन है, a = r अल्फा। यहाँ पे v क्या है, लीनियर वेलोसिटी, r क्या है, रेडियस, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, जिसको अब हम लीनियर एक्सेलरेशन बोलेंगे, r क्या है, रेडियस, और अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा अगर ऐसा है तो क्या ये कहना चाहिए, अच्छा ये फॉर्मूले कहाँ से आए, छोटी छोटी डेरिवेशन आओ जल्दी जल्दी कर भी लेते हैं इनको। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि v क्या होता है तो आप बोलोगे dx/dt होता है, सही है। अब x क्या होता है, तो आंसर है x को मैं थीटा इंटू में क्या लिख सकता हूं, क्या सबको पता है थीटा का फॉर्मूला r/, रेडियस होता है। तो क्या मैं x को लिख सकता हूं, क्या θr, क्या लिख सकता हूं, इसमें से क्या बाहर आ जाएगा, r, अंदर क्या बच जाएगा, dθ/dt। dθ/dt क्या होता है, ओमेगा, तो v = क्या आ जाएगा, r ओमेगा। बिल्कुल ऐसे ही
बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाय dt। अभी प्रूव किया कि वेलोसिटी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, r ओमेगा। तो यहां से कौन कांस्टेंट आ गया, r, क्या बच गया, d ओमेगा बाय dt। अब d ओमेगा बाय dt क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो a इज इक्वल टू r अल्फा आ जाएगा। सही क्या, बोलो। अब हमारे पास जो पहली इक्वेशन हुआ करती थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्या वो बन गई है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। वैसे तो इसकी डेरिवेशन भी हम करते हैं कौन से चैप्टर में, रोटेशनल मोशन में, बट अभी हमने कुछ किया नहीं है। जहां जहां लीनियर टर्म था वहां वहां एंगुलर टर्म आ गई। तो लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर इनिशियल वेलोसिटी, एंगुलर ए यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन, लेकिन टाइम तो क्या रहेगा, सेम। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन क्या थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि बन जाएगी थीटा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन क्या थी, वी स्क्वायर माइनस यू 2as, क्या हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ए अल्फा हो गया और डिस्प्लेसमेंट थीटा हो चुका है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी होगी, वो क्या है, क्या ऐसा कह दे कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, अगर किसी मोशन के आगे लिखा हुआ है यूनिफॉर्म तो एक्सेलरेशन तो जीरो होगा ना, लेकिन सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है। तो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मोशन इज एक्सेलरेटेड, मोशन हमेशा क्या रहेगा, एक्सेलरेटेड रहेगा। क्यों, ड्यू टू चेंज इन क्या, वेरी गुड, चेंज इन क्या, डायरेक्शन। सर्कुलर मोशन एक लौता ऐसा मोशन है जिसमें अगर ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से भी घूम रहा है तो भी उसके पास क्या होगा, एक्सेलरेशन, क्योंकि बार बार क्या चेंज होगी, डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज होगी तो फिर क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। सिंपल है। तो ये हमारे पास ओमेगा और अल्फा और इन सब का रिलेशन आ जाता है। ये भी पता होना चाहिए आपको, कुछ छोटी छोटी चीजें, ज्यादा बड़ी तो नहीं है, कि अगर हमारे पास जो एंगल है वो डिग्री में है तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पता है, पाई बाय 180 कर देते हैं। अगर आपको रेडियन में निकालना है और आपको एंगल किस में दे रखा है, डिग्री में, तो उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, अगर आपको ओमेगा आरपीएम में दे रखा है, किस में, आरपीएम के फुल फॉर्म राउंड पर मिनट, आरपीएम का मतलब राउंड पर मिनट। एक राउंड में कितना एंगल होता है, 2 पाई, बोलो। और मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो 2 पाई बाय 60। अरे क्या हाल चाल, हाँ। तो ये क्या कह रहे थे कि अगर हमारे पास आरपीएम हो, क्या हो, आरपीएम स्टैंड्स फॉर राउंड पर मिनट या कह लो रोटेशन पर मिनट, बात एक ही है। तो उसको अगर मुझे किस में कन्वर्ट करना हो, रेडियन पर सेकेंड में, किस में, तो राउंड को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 2 पाई से मल्टीप्लाई, और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से नीचे मल्टीप्लाई, विच इज डिवाइड। तो ओवरऑल मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 2 पाई बाय 60 से, किससे, और ये बहुत कॉमनली यूज होता है बिकॉज जनरली सारे क्वेश्चंस में हमें राउंड्स पर मिनट दे रखे होते हैं। हमारी गाड़ियों में भी क्या लिखा रहता है, राउंड्स पर मिनट, पंखों में भी क्या लिखा होता है, आरपीएम। तो इसलिए जनरली कैलकुलेट आरपीएम किया जाता है, बट न्यूमेरिकल में यूज क्या किया जाता है, रेडियन पर सेकेंड। तो ये कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। डन है, पक्की बात, मन में कोई सवाल, वाह कितना क्लियर फोटो है भाई, है ना भाई। चलो आओ करते हैं सवाल। पहला सवाल, या फॉर्मूले पढ़ रहे हो पहले, मतलब घर से पढ़ के नहीं आए, आयो, सबको याद है, टेस्ट ले,
चलो ठीक है, बंद करो, आज थोड़ा सा फॉर्मूला टेस्ट लेते हैं। बंद करो सब किताबें के पे, जिनको वहां आता वो वहां पे टाइप कर देना, जिससे पूछो वो खड़ा होएगा, फॉर्मूला सुनाएगा, बैठ जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम हाइट का आशु, मैंने बोला जिसको फॉर्मूला आता होगा खड़ा होगा, सुनाएगा, बैठ जाएगा। जिसको नहीं आता होगा वो खड़ा हो जाएगा, बैठ पाएगा नहीं। प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट, बेटा इतना सोचना है, और वही पूछ लिया मैंने, तो तुम्हारी किस्मत खराब है। अनिमेश हाइट का फॉर्मूला, खड़े हो जाओ ना फिर। हाइट का फॉर्मूला, वेरी गुड, बैठ जाओ बेटा। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, कॉस कहाँ आता है? पूरे पूरे किताब में कॉस आया कहीं? किताब मतलब प्रोजेक्टाइल में 2a, ए क्या है ये? शुभ बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। दीप टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, आप सुनो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट। बैठ जाओ। 2u, ए कहां से आ गया? ए कहां से आ गया बेटा? 2u sin थीटा बाई जी होता है ना। ए कहां से? ए क्या है इसमें? प्रभात, दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट के डायरेक्शन का फॉर्मूला। उसके साथ वाले भैया बिल्कुल उम्मीद नहीं है मुझे, तो मैं हैरान रह जाऊंगा तुम्हें डायरेक्शन का फॉर्मूला सुना दोगे तो। आप सुनाओ बेटा, ये लड़की सिमरन के साथ जो बैठी है। हाँ जी, ठीक है, रिस्पेक्टिवली ए क्या है, बी क्या है, वो आपकी चॉइस है, बट वैसे बी साइन थीटा होता है। बट ठीक है, हमें इससे लेना देना नहीं है कि आप ए किसको मान रहे हो, बी, बट ध्यान रखना ऊपर हमेशा थीटा के सामने वाला वेक्टर होता है। आप उसे ए मान लो या बी मान लो, ठीक है ना, मैं ये मान के चल रहा हूँ, आपको ये बात पता है। ठीक है बेटा, रिद्धिमा, दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। बेटा मैग्नीट्यूड की बोल रहे हो, ए स्क्वायर बोलना है ना आपको, का अंडर रूट। ठीक है, बैठ जाओ। हाँ भाई शिवा, फॉर्मूला सुना दो रेंज का। हाँ बेटा, ये डॉट्स वाली लड़की तनिष्का, रेंज। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। प्राची रेंज, पारस रेंज, सुहानी रेंज। ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है। गर्भित रेंज, गर्भ। ठीक है, बैठ जाओ। हाँ भैया, टोपी वाले भैया खड़े होके सुनाओ हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला। दोबारा सुना दो, देखो पीछे भैया ने सुनाया अभी, अब भी नहीं बता पाए तो बहुत बेइज्जती होगी। टोपी उतार के मारूंगा मैं तुम्हारे। अभी तुम्हारे पीछे वाला भैया ने सुनाया है, अब तो सुनाना पड़ेगा तुम्हें। नहीं, अच्छा कौन सा फॉर्मूला याद है, जल्दी बताओ। नहीं याद करके आए ना, इसलिए मैं कह रहा था, देखो बात कर रहे थे तुम, फॉर्मूले रिवाइज कर लेते बेटा, गलत बात करते हो तुम सब। हाँ भैया आप सुनाओ रेंज का। ठीक है, बैठ जाओ, शाबाश बेटा। सिमरन आप सुनाओ, क्या सुनाओ, क्या सुनाओगे आप सुना दो, क्या सुनाओगे, बताइए क्या। चैप्टर खत्म हो गया, टोटल 10 फॉर्मूले नहीं है और ये नहीं सुना पा रहे, देखो। बैठ जाओ बेटा। नहीं नहीं, उसको बोला था बैठने को। टोटल 10 फॉर्म। देखो बेटा, आप लोग अगर हंस रहे हो तो हम भी हंस रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर, मतलब मैं हंस रहा हूँ आपके ऊपर, आपको ये फील करना चाहिए। और ऐसा नहीं जो बैठे हुए हैं इसका मतलब उनको फॉर्मूले आते होंगे, वो उनकी किस्मत अच्छी है आज कि उनकी बारी नहीं आई, या जिन्होंने सुनाया बैठ गए, क्या पता उनको एक फॉर्मूला आता बाकी ना आता। ये तो आपका दिल जानता है कि आपको फॉर्मूले याद हैं कि नहीं है। जनवरी का पहला हफ्ता चल रहा है, फरवरी में पेपर है। बैठ जाओ, रोज रोज इसके बारे में बात नहीं कर सकते। चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। आई होप ये दिख रहे हैं यार, ठीक है ना। चलो आओ। हाँ जी, पहला सवाल आता है, आपको एक पोजीशन जो है वो दे रखी है, विच इज, मैं बाकी डेटा लिखता भी रहता हूं जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है।
आपको r यानी कि पोजीशन दे रखी है हमारे पास 2t² i कैप प्लस 3t क्या j कैप प्लस 4 क्या k कैप। आपको t बता रखा है सेकंड में है और कोफिशिएंट वगैरह सबको यूनिट वेक्टर में। आपको एक्सेलरेशन बताना है जब टाइम कितना है 1 सेकंड है। तो अगर मुझे पहले तो मुझे क्या निकालनी पड़ेगी वेलोसिटी। पहली बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या मिलेगी वेलोसिटी। तो 2 आगे आ जाएगा कितना हो जाएगा 4t i कैप प्लस में 3j कैप और ये क्या हो जाएगा 0। अब अगर मुझे फर्दर क्या निकालना होगा एक्सेलरेशन, तो इसका क्या करना होगा डिफरेंशिएशन। तो 4t का कितना हो जाएगा 1, तो i कैप प्लस में ये क्या हो जाएगा 0। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 4i कैप। क्या आ जाएगा, तो टाइम तो बचा ही नहीं, तो क्या एक्सेलरेशन 4 है। अब 4 दो ऑप्शन में, एक है y डायरेक्शन एक है x डायरेक्शन। क्या मेरे पास i कैप आया है, i कैप आया है तो मतलब C आंसर हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अलोंग x डायरेक्शन। अलोंग, अगर यहां पे कहीं पे j कैप आता तो फिर y डायरेक्शन में हो जाता। ठीक है, अगला सवाल ऑन एन ओपन ग्राउंड। ये हमारी एनसीईआरटी का ही सवाल है, अगर आपको याद हो तो। बस एनसीईआरटी में इसके अंदर 3-4 केस थे, यहाँ पे सिर्फ एक केस और ये एमसीक्यू फॉर्म में आ गया है। कह रहे एक मोटरसाइकिलिस्ट है जो एक ट्रैक फॉलो करता है, वो हर 500 मीटर के बाद 60 डिग्री का टर्न लेता है। सबको शायद याद आ जाना चाहिए कि एनसीईआरटी में सवाल बनाया है हमने। आपको उसके थर्ड टर्न पे डिस्प्लेसमेंट बताना है। कौन से टर्न पे, जो एक्सटीरियर एंगल है वो 60 है। अब ऐसा कौन सा पॉलीगन है जिसका एक्सटीरियर एंगल 60 होता है, तो आंसर है हेक्सागन। यानी कि वो 500 मीटर चलेगा, फिर 60 का टर्न लेगा, 500 500 500 500 और 500। तो कुछ ऐसा पाथ जो है वो फॉलो करेगा। अब ये हमारा फर्स्ट, ये यहां से शुरू हुआ, मान लो अगर यहां से शुरू हुआ तो ये हमारा फर्स्ट टर्न हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड टर्न हो गया। सही है क्या, ये फर्स्ट टर्न है, सेकंड टर्न है और ये थर्ड टर्न है। तो हमें क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट निकालना है। गैस क्या निकालना है। अब अगर ये 500 है, ये हमारे पास 500 है, ये हमारे पास 500 है, अगर डिस्टेंस बोला होता तो आंसर 1500 मीटर हो जाता। क्या हो जाता, लेकिन हमें तो क्या बोला है डिस्प्लेसमेंट। अब एक रेगुलर पॉलीगन जो होता है, एक रेगुलर पॉलीगन जो होता है उसके सेंटर पे हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। क्या बनता है, ये मैथ्स है। तो अगर ये 500 है तो ये भी क्या हो जाएगा 500, ये भी क्या हो जाएगा 500, ये भी क्या हो जाएगा 500। तो 500 और 500, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा 1000 मीटर। कितना आ जाएगा, ये तो फिर भी आसान वाला पार्ट पूछा है। अगर पूछते सेकंड टर्न पे तो फिर आपको लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना पड़ता, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 60 डिग्री लेते, इसको सॉल्व करते, शायद ये ऐसा कुछ आंसर है ये, हाँ इनमें से कोई एक आंसर चलो आ जाएगा। बढ़िया, ठीक है। अगला सवाल, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स देन रिजल्टेंट वेक्टर इज मैक्सिमम। कह रहे हैं आपको बताना है दो वेक्टर हैं जिनके बीच का एंगल थीटा है और जो रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम है। अच्छा, ट्रू और फॉल्स, रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है जब हम दो वेक्टर को सीधा ऐड कर देते हैं, और दो वेक्टर्स को हम ऐड कब करते हैं, जब उनके बीच में थीटा 0 डिग्री होता है। क्या होता है, तो ये तो ओरल सवाल हो गया भाई। तो थीटा कितना लेना है 0 डिग्री। कितना लेना है, ठीक है। अगला सवाल, अब ये सवाल बड़ा प्यारा है अगर आप समझो इस सवाल को। तो सवाल क्या है, आपको 3 वेक्टर दे रखे हैं, दिख रहे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और ये कौन से लॉ से ऐड किए गए हैं पहले तो बताओ, ट्रायंगल लॉ से या पैरेललोग्राम लॉ से। साफ दिख रहा है ट्रायंगल लॉ से ऐड किया गया है इनको। अब ट्रायंगल लॉ से ऐड किन दो वेक्टर को किया गया है जिससे कि तीसरा वेक्टर आया है। तो आंसर है, इसके लिए आपको देखना होगा कि कौन से दो वेक्टर हेड से टेल जुड़े हैं, और जो नहीं जुड़ा है इसका मतलब वो रिजल्टेंट है। अब आप ये मन में सॉल्व कर लो। प्यारा सवाल है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तो ये नहीं हो सकता, बिकॉज हेड से हेड जुड़ा हुआ है। बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर भी नहीं हो सकता क्योंकि टेल से टेल जुड़ा हुआ है। लेकिन ध्यान से देखो, ए वेक्टर और सी वेक्टर को हमने हेड से टेल जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ए और सी को ऐड किया और बी आया है। ए और सी को ऐड किया है और बी आया है, इस हिसाब से आंसर सी हो जाएगा। तेरा सवाल, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि फॉर विच एंगल बिटवीन द टू इक्वल वेक्टर्स ए एंड बी
will the magnitude of the sum of two vectors will be equal to the magnitude of each vector। इसका आंसर में 120 शायद याद भी हो गया होगा कुछ बच्चों को, देखो क्योंकि शायद हमें दूसरी तीसरी बार भी कर रहे हैं। बस फर्क यह है कि ये पेपर में भी जितनी बार हमने किया है उतनी बार आया हुआ है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। हिंदी अनुवाद, दो बराबर वेक्टर्स हैं, दो और उनको ऐड करके हमें एक बराबर रिजल्टेंट ही मिला है। यानी अगर मेरे पास ए वेक्टर है जो कि x मैग्नीट्यूड का है, बी वेक्टर है जो कि x मैग्नीट्यूड का है, तो जो उनका रिजल्टेंट है उसका भी मैग्नीट्यूड x ही है। समझ गए क्या? अब आप बताओ, तीनों अगर बराबर है और अगर मैं इनको ट्रायंगल लॉ से ऐड करूंगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बन जाएगा? ए बी और उनका रिजल्टेंट भी बराबर, तो तीनों बराबर हो गए। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो इंटीरियर एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। समझने वाली बात है। अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो उनका रिजल्टेंट होगा ये, तो ये वाला एंगल 60 होगा। बट हमें तो ये वाला एंगल लेना होता है जो हेड से टेल जोड़ने में बाहर वाला हो। तो अगर ये 60 है तो ये, पर इतना तो कोई होशियार बच्चा ही सोच सकता है। तो लल्लू कैसे करेगा पेपर में इसको? पेपर में लल्लू कैसे करेगा? पेपर में लल्लू इसको सॉल्व करेगा। कैसे करेगा और देखो। और वैसे भी अगर सब्जेक्टिव फॉर्म में आया तो कैसे करना है? क्या ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड ये सब बराबर है? इन सबको मान लेता हूं x। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये क्या है? एक्स स्क्वायर। ये क्या है? एक्स स्क्वायर। सब एक्स ही तो हैं। ये क्या है? एक्स स्क्वायर। ये क्या है? एक्स स्क्वायर। ये क्या है? एक्स स्क्वायर। और यहां पे क्या आ गया? कॉस थीटा। सही है क्या? यहां पे क्या बच गया बोलो? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना है? 2x स्क्वायर। कितना है? और यहां पे भी 2x स्क्वायर है और साथ में क्या है? कॉस थीटा। क्या मैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर सकता हूं? कितना आ जाएगा बोलो? 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 कॉस थीटा। यहां पे आ जाएगा -1 डिवाइड बाई 2। कॉस थीटा की वैल्यू -12 कब होती है? जब थीटा 120 डिग्री होता है। तो ईमानदारी से करें तो ऐसे करेंगे, वो भी ईमानदारी वाला ही मेथड है। मतलब सब्जेक्टिव करना हो तो पूरा आपको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व। लेकिन अगर ये सवाल क्या होता? एमसीक्यू, तो आप इसे ओरली भी कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो दिमाग में ना आए तो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला तो लग ही सकता है। सही है क्या? बोलो। चलो अगला सवाल, बहुत ही प्यारा। करोगे? ट्राई करोगे क्या? करो। हो गया क्या? क्या आंसर आया? क्या बात कर रहे हो? सबका आ गया? आसान है क्या? है? मैं तो मुश्किल समझ रहा था इस साल को।
चलो आओ चेक करते हैं आंसर। सबका ये आ गया क्या? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर बी होना चाहिए? गलत भी लग सकता है वैसे तो, है? चलो आओ चेक करते हैं। सवाल क्या है? रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज ऑफ मैग्नीट्यूड पी। इफ बी इज रिवर्स्ड देन रिजल्टेंट इज ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर? अच्छा सुनो, पी रिजल्टेंट कब आएगा? जब मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा करूंगा, सही कह रहा हूं। और क्यू रिजल्ट कब आएगा? जब मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस 180 माइनस थीटा कर दूंगा। घबराओ मत, कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा ही होता है, पर रिप्रेजेंट तो ऐसे करना पड़ेगा। आपने बी को घुमा दिया, पहले बी ऐसे था, अब आपने ऐसे कर दिया, तो जो भी एंगल है 180 माइनस थीटा हो जाएगा ना। तो यहां पे जो क्यू आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये कैसे आया? क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस को, ये मैं लिख देता हूं, मैथ्स का फॉर्मूला है। कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। अब इस हिसाब से अगर मैं इसको स्क्वायर और इसको स्क्वायर करके आपस में ऐड कर दूं तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और इसको स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सही है क्या? और यहां पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ये कैंसिल हो गया, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ गया हमारे पास 2a स्क्वायर। हाँ सही किया, मतलब आप लोगों ने, बिल्कुल सही है। तो आंसर आ गया हमारे पास 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल सही है। ऑप्शन कौन सा, ए। आई होप ऐसे ही किया हो, बिल्कुल सही किया है भाई। हाँ जी, सीधा माइनस ले लिया। हाँ तो चलेगा, लेकिन अगर सब्जेक्टिव होगा तो आपको समझाना तो पड़ेगा ना कि माइनस क्यों ले रहे हो आप। तो या तो स्टेटमेंट लिख देना कि भैया एंगल जो है वो रिवर्स हो जाएगा तो अब माइनस 2ab आएगा, नहीं तो आप ऐसे कर देना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बढ़े आगे। सवाल क्या है देखो, सवाल कह रहा है, आसान लग रहा है मुझे तो। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट टी इज गिवन बाय, अच्छा ये तो बहुत इजी सवाल है। आर आपको दे रखा है 3t आई कैप प्लस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस क्या 5k कैप। आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी क्या होता है बोलो, डी आर बाय डी टी। इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 3 आई कैप प्लस 4t जे कैप। समझ गए क्या? तो 3 आई कैप प्लस 4t जे कैप। कौन सा सवाल? ये तो बहुत ही इजी सवाल हो गया भाई, सही है। करोगे क्या? करो। भाई एक बच्ची कह रही है इस वाले सवाल में देखो कि अगर हमने रिवर्स किया है तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। यहाँ क्यों माइनस आएगा? क्योंकि ये तो b का स्क्वायर है, ये तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में माइनस थोड़ी ना आता है कभी। हुआ क्या? क्या आंसर आया?
डी, ए और डी। अबे मैं ए और डी मतलब ये आ रहे हैं, या बी और सी भी आ रहा है किसी का? डी, ये कह रहा है शर्त लगा लो डी। तुम भी कह रहे हो? अरे भाई चलो, ए वाले भी शर्त लगा रहे हैं क्या? कोई एक तो जीतूंगा। ए कौन कह रहा है वैसे? आप? शर्त हो गई? नहीं, चलो ठीक है। आओ, सबसे पहली बात, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम आर गिवन बाय, आपको एक्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे गिवन है भाई? ए टी स्क्वायर, और वाई के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? बी टी स्क्वायर। स्पीड निकालनी है, क्या निकालनी है? अच्छा ये देखो, अगर ये x है तो मुझे x डायरेक्शन में जो स्पीड मिलेगी वो इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो क्या हो जाएगी? 2at, क्या हो जाएगी? और y डायरेक्शन में जो मुझे स्पीड मिलेगी वो हो जाएगी 2bt, क्योंकि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। समझ गए क्या? अब अगर हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे नेट वेलोसिटी निकालेंगे, तो आपको कल ही सिखाया था कि भैया x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर करते हैं, तो vx हमारे पास कितना आया है? 2at का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2bt का होल स्क्वायर। समझ गए बात? बोलो। अब इसमें से हमारे पास क्या कॉमन आ गया? बोलो। 2t का होल स्क्वायर, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन आ गया, ये बाहर आ जाएगा, तो 2t बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सही है? यानी हमारे पास ये एक नए प्रकार का सवाल हमने मतलब इस क्लास में किया है, क्योंकि हमें x और y, x और जो है वो अलग अलग तरीके से गिवन थे, तो x और y को पहले हमने क्या कर दिया? डिफरेंशिएट, तो उससे हमें x और y की वेलोसिटी मिल गई, फिर हमने नेट वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक रहेगा? चलो अगला सवाल आता है, ये तो वही है ना? ये शराब पी के पीपीटी बनाता है क्या? पता नहीं क्या करता है, किसकी याद में रहता है ये। चलो, हाँ, इन केस ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन, इन केस ऑफ अ व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट? सबसे पहली बात, आपके आंसर क्या है? मन में लॉक कर लो। लॉक कर लिया? पक्की बात है, चेंज नहीं करना। अब सुनो भाई, अगर हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो ऐसे चल रहा है भाई, इस पॉइंट पे जब हम आते हैं तो इसकी y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो जाती है, लेकिन उसके पास x डायरेक्शन की वेलोसिटी तो रहती है ना, और अगर सिर्फ x डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी तो क्या वहीं पे नेट वेलोसिटी भी होगी? बिकॉज y तो है ही नहीं, तो भैया x डायरेक्शन और नेट वेलोसिटी दोनों उधर ही हैं। और हमें किसके बीच का एंगल बोला है? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। क्या एक्सेलरेशन सिर्फ नीचे लगता है और तो कोई एक्सेलरेशन प्रोजेक्टाइल में होता ही नहीं है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में एंगल हमेशा 90 रहेगा। सही है क्या? अपने खुद की कसम है भैया, कितनों ने 90 सोचा था? बकवास मत करो, ठीक है। बहुतों ने शायद 0 भी सोचा हो। कितनों ने 0 सोचा था? 45 कौन सोच रहा है? ये कितनी गंदी सोच है यार तुम्हारी। 45 तो सोच में नहीं आना चाहिए। 180 कौन सोच रहा है? कैसे? बताओ। गलती से सोच लिया? अच्छा ठीक है, ठीक है। ये सवाल हमारी एनसीईआरटी का सवाल है, याद आया? एनसीईआरटी में सिमिलर क्वेश्चन हमने किया हुआ है, करो सॉल्व जल्दी से।
डन है क्या? क्या आंसर आया? 10 सेकेंड सबका आ रहा है? मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के टर्म में करने चाहिए। तो अ हाइकर स्टैंड्स ऑन अ एज ऑफ अ क्लिफ, एक छोटी सी पहाड़ी है, एक छोटी सी पहाड़ी के एकदम ऊपर खड़ा हुआ है भैया। पहाड़ी ऐसी नहीं होती वैसे, लेकिन ठीक है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा हुआ है और यहाँ से ये एक बॉल को फेंकता है हॉरिजॉन्टली, कितने से? 15 मीटर पर सेकेंड से। द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, पहली बात तो ये पत्थर ऐसे चलेगा, आपको बताना है कितना टाइम लगेगा। अब टाइम की अगर बात करें तो मैं यहाँ पे अगर y एक्सिस का डेटा लिखूं, इसको x में भी कुछ चलना है और y में भी कुछ चलना है। y में कितना चलना है? 490 मीटर, कितना चलना है? और ऊपर से नीचे आते वक्त एक्सेलरेशन कितना रहेगा जी, जो कि मैं ले रहा हूं 9.8। 9.8 लेने के पीछे का रीजन ये कि ये 490 का मल्टीपल है, तो डिवाइड वगैरह हो जाएंगे आपस में, तो इससे 9.8 लेना सही रहेगा अगर गिवन नहीं है तो, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में क्या है? तो आंसर है 0। क्यों? क्योंकि हमने उसको ऐसे फेंका है और ये वेलोसिटी x डायरेक्शन की होती है। किसकी होती है? तो उसे y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं दी गई, तो क्या हम y वाली इक्वेशन लगा देंगे? क्या कहती है y वाली इक्वेशन? y इज इक्वल टू u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। तो y हमारे पास 490 है, ये पूरा 0 है, हाफ ये हमारे पास 9.8 है और ये हमारे पास टी स्क्वायर है। इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 4.9। क्या आ जाएगा? इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 100। तो टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 100। यहाँ से टी हमारे पास आ जाएगा 10 सेकेंड। कितना आ जाएगा? सही है? मन में कोई सवाल? बोलो, कुछ पूछना है? पक्की बात? चलो आओ डेटा लिख देते हैं अगर क्लियर नहीं है तो। कह रहे हैं अगर हमारे पास दो ओमेगा हैं, एक ओमेगा क्या है? ओमेगा ई, और एक है ओमेगा एच। ओमेगा ई इज फॉर अर्थ और ओमेगा एच इज फॉर कौन? वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग अर्थ एंड आर्म। आर्म मतलब कि वो घड़ी के लिए, घड़ी का जो अपना आर्म होता है उसके लिए, आर हैंड वाला है, ठीक है। आपको इनके ओमेगा का रेशो निकालना है। इनके ओमेगा का, ओमेगा ई क्या है? अर्थ का अपने एक्सिस पे घूमना, और ओमेगा एच क्या है? आर हैंड का अपने एक्सिस पे घूमना। आपको इन दोनों का रेशो निकालना है। करो। हो गया? सेम सेम तो नहीं आंसर, दोबारा चेक करो, सेम नहीं आंसर। हमारा टेस्ट संडे को हुआ था ना? करें क्या? देखो
पहली बात तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में टाइम। तो ओमेगा अर्थ के लिए क्या होगा, अगर हम एक चक्कर काट रहे हो, चाहे अर्थ काट रही हो, चाहे घड़ी काट रही हो, चाहे आप काट रहे हो, एक चक्कर में तो एंगल 2 पाई होगा ना, और अर्थ को एक चक्कर काटने में 24 घंटे लगते हैं, तो ये अर्थ के लिए हो गया। और अगर यही मैं आर हैंड के लिए करूंगा तो थीटा तो वो 2 पाई चलेगा, लेकिन एक चक्कर काटने में उसे 12 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? तो ये 12 आ जाएगा। अब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ तो ओमेगा अर्थ अपॉन में ओमेगा एच हो जाएगा 12 अपॉन में 24, विच इज 1/2। तो ओमेगा हैंड वाला आ जाएगा 2 इंटू में ओमेगा अर्थ, विच इज, उल्टा किया क्या मैंने कुछ? हाँ, डी आ गया ना, सॉरी, ठीक तो है, हाँ सही तो है, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब इसी में अगर सेकेंड हैंड बोला होता तो यहाँ पे टाइम डिवाइड बाय 60 सेकेंड होता वो, है ना। मिनट हैंड बोला होता तो 1 आवर होता, क्या होता? तो ये ध्यान रखो, क्या है, ऊपर का सेम रहेगा ओमेगा के केस में, बस नीचे की चीजें जो है वो चेंज होती चली जाएंगी। डन है क्या? पक्की बात? करें, आखिरी सवाल है, फिर टेस्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और करेक्शन, मतलब सिर्फ आंसर लिखते हैं। ये एनसीईआरटी का सवाल है। ये सारे पेपर में आए हुए सवाल हैं, बस देखो एनसीईआरटी का ही है, बस ऑप्शन एमसीक्यू बना के दे दिया पेपर में। कितना आंसर? 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। A fan is making 600 revolution per minute, तो ओमेगा नॉट उसका हो गया 600 RPM। इफ आफ्टर सम टाइम इट मेक्स, तो उसका ओमेगा यानी फाइनल हो गया 1200 RPM। और ये काम उसने, अच्छा ये तो सवाल कुछ नहीं है, ये तो बस इंक्रीज निकालना है। क्या निकालना है? तो जहां पे हमारे पास हो गया 600 इंटू में व्हाट, अभी बताया मैंने, अगर हाँ तो 2 पाई बाय, तो इसको मैं इससे डिवाइड कर दूंगा तो ये 20 पाई आ गया, 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। और 1200 को करूंगा 2 पाई बाय 60 से, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे 20, तो कितना आ जाएगा 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। लेकिन आपको सिर्फ चेंज इन ओमेगा निकालना है, ये एनसीईआरटी का नहीं है। मैं इसको वाला सवाल सोच रहा था, ये एनसीईआरटी का सवाल नहीं है। एनसीईआरटी में तो अल्फा निकालना था, टाइम दे रखा था। तो यहाँ पे आपको चेंज इन ओमेगा निकालना है बस, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 विच इज 40 पाई माइनस 20 पाई, तो 40 पाई माइनस 20 पाई इज 20 पाई। आंसर हमारे पास आ जाता है विच इज बी। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ओके, बोलो। अब आगे का एक बार टाइमलाइन सुन लीजिए। आज क्या डे है? थर्सडे। संडे को आपको एक असाइनमेंट मिलेगा जिसमें क्वेश्चंस होंगे कुछ, या कल ही दे दूं? मैं कल दे दूंगा आपको, आप जब भी कर लेना। और उसके लिए आपको लगभग मिलेगा 1 हफ्ते के आसपास का टाइम, क्योंकि सवाल ज़्यादा होंगे। आप उन्हें करते रहना आराम से। उनके नीचे क्या भी होंगे? सॉल्यूशन भी होंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अगर कहीं पर अटको तो वो देखना, ताकि हमारे डाउट का टाइम बचे। ज़बरदस्ती वाले डाउट मत पूछना कि नहीं हुआ और एफर्ट नहीं मारे और डाउट पूछ लूँ, इससे हमारी क्लास का टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं है। तो नीचे सॉल्यूशन दे रखे होंगे, उसको देखने के बाद भी समझ ना आए तो आप उसको नीचे दे रखे होंगे या पीछे दे रखे होंगे, उसके बाद आप किस में डाल लेना? डाउट में। और फिर मैं आपको एक दिन पहले बता दूंगा कि हम अगली बार अब उस असाइनमेंट के करेक्शन करेंगे, डाउट लेंगे, तो वो आप करके रखना। ठीक है जी, डन है। अब जो आपको वो दिया गया था क्या टेस्ट, उसके एक बार आंसर मैं लिख देता हूँ, आप लोग लिख लेना। फिर जिसको भी कोई दिक्कत हो अगली क्लास में इसको भी डिस्कस कर लेंगे।
हाँ जी, PDF मिलेगा बेटा। ऑनलाइन वाले जा सकते हैं, जाना चाहें तो। अगली क्लास में इनका पहले 10 मिनट डिस्कशन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी आप देख लेना घर जाके आराम से।